Hey everyone, welcome back to Magnet Brains। मैं हूँ स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 एंगेजिंग इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर, which is a beautiful poem written by Rabindranath Tagore, and the name of the poem is Where the Mind is Without Fear। Where the Mind is Without Fear is a poem that was written प्री इंडिपेंडेंस, मतलब वो इंडिपेंडेंस के पहले लिखी गई थी, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम सब जानते हैं दैट ही वाज एन अमेजिंग पोएट और बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे वो, उन्होंने एक फ्री इंडिया को इमेजिन करते हुए ये पोम लिखी थी कि जब एक फ्री इंडिया होगा, व्हेन वी विल नॉट बी बाउंडेड, जब हमें कोई रूल नहीं कर रहा होगा, तब हमारा देश कैसा होगा, हमारी इंडिविजुअलिटी कैसी होगी। तो वही हमने डिस्कस किया है इस पोम में। अब इस पोम में सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानेंगे, फिर हम इसकी पोम पढ़ेंगे एंड देन विल सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। Rabindranath Tagore, who was with us from 1861 to 1941, was a Bengali poet, novelist, painter and educator. सो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये एक नाम है, ही कैन बी कॉल्ड एज सिनोनिमस टू आर्ट, क्योंकि इनके अंदर हर तरीके का आर्ट जो था वो मतलब पनप रहा था। ही वॉज अ बंगाली पोइट एंड नॉवेलिस्ट, पेंटर एंड एडुकेटर. He is also known for his innovations in modern India art and music. He was the first Asian to receive the Nobel Prize in Literature in 1913. First Indian to receive a Nobel Prize for literature, that too in 1913. He composed India's national anthem. We all know this. Rabindranath Tagore was the one who composed India's national anthem. Some of his best known works are The Postmaster, Gora and Broken Nest. The Postmaster, we have already read this particular chapter, I think in around 6th standard. And then Gora and Broken Nest. तो ये सारी जो पोम्स, ये जो स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज लिटरली हार्ट टचिंग है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्टोरीज हैं उसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, उसमें काफ़ी सारी वेब सीरीज भी बन चुकी हैं। This poem, a part of the Nobel Prize winning collection Gitanjali, was written before India won independence. तो ये जो पोम है जिसकी वजह से, मतलब ये पोम जो है ये गीतांजलि जो उनकी बुक थी जिसमें उनकी सारी पोम्स का कलेक्शन था, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ये उसका एक पार्ट थी। और ये पोम जो है इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली उसके पहले लिखी गई थी। It was translated from Bengali to English by Tagore himself. The poem describes his vision of a free India. So ये जो पोम है ये बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट की गई। किसने करी? टैगोर ने ही करी। एंड इसमें हम एक फ्री इंडिया को देखते हैं कि फ्री इंडिया होगा तो कैसा होगा। उसमें बेसिकली उसके विजन को, रविंद्रनाथ टैगोर के विजन को डिस्कस किया गया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोम। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Basically, now before I start with the explanation of this poem, it is a prayer. It's a prayer to the Almighty, who is it? God. It's a prayer कि मेरा जो आज़ाद हिंदुस्तान है वो कैसा हो। ये है उस पोम का कि हमको जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा ना, तब आज हम जितनी बंदिशों में हैं, आज जितनी हमारे इधर पे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जितने इश्यूज हैं, वो सब खत्म हो जाएं। ये प्रेयर है। अब हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore is one of his vastly read and discussed poems. सो ये जो एक पोम है ये बहुत सारे अलग अलग मौक़ों पे जो है रिसाइट की गई है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है जब वो फॉर्मुलेट हुआ था, तब भी टैगोर ने ही ये जो पोम है उसको रिसाइट किया था। The poem is written in the form of a prayer to the God, the Almighty, for the true freedom for his country. ये जो पूरी जो पोम है ये एक तरीके से एक प्रेयर के फॉर्म में है भगवान से कि एक सच्ची
जो आज़ादी होती है, आज़ाद ये नहीं होता कि आपके ऊपर आज़ादी नाम लिख दिया लेकिन यू आर स्टिल बाउंडेड, तो एक जो ट्रू फ्रीडम होती है उसका विजन है। एंड दस टैगोर रिवील्स हिज ओन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम थ्रू आउट द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो यहाँ पे टैगोर अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आज़ाद देश है तो उनके हिसाब से आज़ाद देश कैसा होना चाहिए। In the very first line, the poet prays to the Almighty. What is the first line? Where the mind is without fear. So इस लाइन में the poet prays to the Almighty that his countrymen should be free from any fear of oppression or forced compulsion. इसका मतलब क्या होता है? यहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे where the mind is without fear, इसका मतलब जहाँ पे एक ऐसा टाइम, एक ऐसा देश जहाँ पे आपके दिमाग में किसी भी कंपल्शन, किसी भी ऑपरेशन का फियर नहीं है, मतलब कोई आपके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, उस चीज का फियर नहीं है। He wishes that everyone in his country has his head held high in dignity. Where the head is held high, head is held high. High कब होता है हमारा हेड? जब हमारे अंदर खुद के लिए रिस्पेक्ट होती है, सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट होती है। स्पेशली हेड इज हेल्ड हाई व्हेन यू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब जब आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा तभी आप अपनी रिस्पेक्ट दिखा पाओगे। तो आपका जो हेड है वो आप अपना सीना चौड़ा करके खड़े हुए हो सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण। In other words, according to him, in a truly free country, every person should be fearless and should have a sense of self-dignity. So, ये जो first line है, where the mind is without fear and the head is held high, इसका मतलब है एक ऐसी जगह जहां आपके ऊपर किसी तरीके का compulsion या ऑपरेशन का fear नहीं है और आपका जो सर है वो self respect से, self dignity से ऊंचा है। Where knowledge is free, where knowledge is free का मतलब ये नहीं है कि आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है। The poet dreams of a nation where knowledge would be free. Education should not be restricted to the upper class, but everybody should be allowed to acquire knowledge. Where knowledge is free. There was a time जब knowledge जो था वो या तो सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए था या तो सिर्फ upper caste वालों के लिए था, lower caste के लिए नहीं था, lower class के लिए नहीं था, सिर्फ rich लोगों के लिए सारे privileges थे। So वो कहते हैं कि एक स्वतंत्र भारत, एक इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पे नॉलेज हर किसी के लिए है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पुअर है, वो रिच है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो ब्लैक है, वो व्हाइट है। Irrespective of all these things, knowledge should be free to all. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where the world has not been broken up into fragments. Fragments का मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देना, छोटा छोटा। So जहाँ पे हमारा जो पूरा देश है, हमारा जो पूरी दुनिया है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है by narrow domestic walls. What are these narrow domestic walls? Here the poet emphasizes the unity of not only his countrymen but also of the entire world. वहाँ पे सिर्फ वो अपने देश की यूनिटी के बारे में नहीं बात कर रहे, वो बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की यूनिटी के बारे में। He thinks there should be no division among people based. Now ये जो है by narrow domestic walls, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वॉल क्रिएट किया गया है, इसका मतलब है कास्ट, रिलीजन, क्रीड और कलर, इसके अलावा मतलब सोसाइटल स्टेटस, इन सब के बेसिस पे जो आप एक दूसरे को अलग कर देते हो, जो आप जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे जब आप दो लोगों को सेपरेट कर देते हो, इन्हें कहा गया है डोमेस्टिक वॉल्स। सो ही सेज दैट द वर्ल्ड शुड नॉट बी ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। Where words come out from the depth of truth. जहाँ पे words they come out from the depth of truth. सच हमेशा सच ही रहता है, चाहे आज कहा जाए या 2 दिन बाद कहा जाए, झूठ को हमें याद रखना पड़ता है। Tagore wants a nation where people are truthful. वो चाहते हैं कि एक ऐसा देश हो जहाँ लोग सच कहें। They should be not be superficial and words should come out from the depth of their hearts. उन्हें सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। सुपरफिशियल का मतलब है सतह सतह पे, ऊपर ऊपर से। आप अंदर किसी के लिए जो है आपके अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं और ऊपर आप एकदम शुगर कोटेड बातें कर रहे हो कि ओ वाओ ओ नो यू आर सो गुड, और अंदर आप सोच रहे हो कि व्हाट अ पर्सन ही इज, बैड पर्सन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी ट्रुथफुल, इट शुड नॉट बी सुपरफिशियल।
where tireless striving stretches its arms towards perfection, where tireless striving मतलब कड़ी मेहनत, टायरलेस मतलब बिना रुके बिना थके, स्ट्राइविंग मतलब आप कोई काम करे जा रहे हो, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, जहां पे आप जब कंटिन्यूसली कोई काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो परफेक्शन अपने आप आता है। तो यहाँ एक पर्सोनिफिकेशन यूज किया है कि जो टायरलेस स्ट्राइविंग जो है, जो ये कड़ी मेहनत है, एक तरीके से अपनी बाहें फैला रही है परफेक्शन को पाने के लिए। The poet wants everyone to work hard to reach their goal and in the long run to reach perfection. अब यहाँ पोएट क्या बोल रहा है? Where tireless striving stretches its arms towards perfection, मतलब पोएट चाहते हैं कि कोई भी लेथार्जिक नहीं हो, लेजी नहीं हो, गोल नहीं है, ऐसा कोई नहीं हो, सबके पास एक गोल होना चाहिए, सबके पास सब इंडस्ट्रियस होने चाहिए, दे शुड वर्क रियली हार्ड टूवर्ड्स देयर गोल एंड इन द लॉन्ग रन टू रीच परफेक्शन, और उन्हें उनका जो है पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि उन्हें आगे जाके परफेक्शन अटेन करना है। He thinks they should not be tired by working. अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आज आप अरे यार आज तो मैं बहुत थक गया, आज तो मुझसे नहीं होगा, अरे यार कौन करे, कोई और कर लेगा, जब आपने ये सोचा, so it's not only that your weight will increase or you will get fat or something. No, इट इज अबाउट योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी डिटीरियोरेट होने लग जाती है, गिरने लग जाती है। आप जितने एनर्जेटिक रहोगे आप लॉन्ग रन में हमेशा परफेक्शन अटेन करोगे। He thinks they should not be tired by working, people should not be lazy and ignoring their work. So ये लाइन बेसिकली ये बताती है कि वो एक ऐसा देश चाहते हैं जहाँ हर कोई एनर्जेटिक हो, जहाँ कोई आलसी नहीं हो, जहाँ सब अपने काम को रेस्पेक्ट करें। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. अब यहाँ हमने metaphorical language use करी है। Where the clear stream of reason, मतलब जहां आप कोई काम कर रहे हो, पूछ रहे हो, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, द पोएट कंपेयर्स रीजन और रीजन या लॉजिकल थिंकिंग टू अ क्लियर स्ट्रीम। अगर आपसे कोई काम किसी ने करने को कहा, आपको पता होना चाहिए आप वो काम क्यों कर रहे हो। हम आंख बंद करके कोई काम नहीं कर सकते। अगर कोई हम पे जो है किसी भी तरीके का प्रेशर डाल रहा है तो वी आर सपोज टू रिप्लाई, वी आर सपोज टू गिव इट बैक टू देम। अगर आप कोई काम कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ रीजन फॉर इट। अगर आपने कोई स्ट्रीम ली है पढ़ाई करने के लिए तो यू नीड टू हैव अ रीजन फॉर इट। सो द पोएट कंपेयर्स रीजन, जिसको यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग बोला गया है, to a clear stream, and in the next line compares dead habits or superstitious beliefs to a dreary desert. यहाँ वो बोल रहे हैं कि जब आपकी लाइफ में लॉजिकल रीजनिंग होती है, जब आप कोई काम सोच के कर रहे हो, वो एकदम क्लियर वाटर की स्ट्रीम की तरह है जो आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर आप जो हो अपने डेड हैबिट्स यहाँ पे बोल रहे हैं सुपरस्टिशंस को, आप प्रेजुडिस पे, आपके बायसनेस पे कि अरे लड़की है ये तो कर ही नहीं सकती, या आप बोल रहे थे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो जब तक कोई सामने वाली कार नहीं जाएगी ना हम नहीं जाएंगे, या एक गाड़ी जाने दो, उनके साथ जो बुरा होता है होने दो, हम नहीं जाएंगे। तो ये जो अंधविश्वास होता है, ये जो बाइस्ड, जेंडर बाइस्ड चीजें हैं, या प्रेजुडिस है जो हमें लगता है कि नहीं जो सिर्फ अमीर लोग होते हैं ना वही अच्छे काम करते हैं, या जो कोई कपड़ा महंगा होता है ना वही अच्छा होता है, ये सब डेड हैबिट्स हैं। और पोएट ने इसको एक ड्रेरी सूखे डेजर्ट से कंपेयर किया है, जहां उन्होंने एक लॉजिकल रीजनिंग को किससे कंपेयर किया है? क्लियर स्ट्रीम ऑफ वाटर से। ही वॉन्ट्स द स्ट्रीम ऑफ रीजन नॉट टू लूज इट्स वे इनटू द डेजर्ट ऑफ प्रेजुडिस। और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये जो स्ट्रीम है रीजन की, क्लियर स्ट्रीम ऑफ वाटर है, कहीं किसी भी तरीके से ये खो ना जाए, ये इस ड्रेरी डेजर्ट में ना चले जाए, क्योंकि यहाँ पे है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ वाटर हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ सब लॉजिकली सोचते हो, जहाँ लोग सुपरस्टिशंस, प्रेजुडिस और बायसनेस के अंदर दबे हुए नहीं हैं। He wants the stream of reason not to lose its way into the desert of prejudice. In short, people's thought should be monitored by rational thinking. इसका मतलब आप जो भी कर रहे हो, there has to be a reason. There has to be a reason. एक rational thinking होनी चाहिए उसके पीछे, not by superstition. Logic should rule over old baseless beliefs. सिर्फ सुपरस्टिशन से आपकी दुनिया नहीं चल सकती, जो ओल्ड बेसलेस बिलीव्स हैं उनसे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।
where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. जहां पे where the mind is led forward by thee, इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं? In these lines the poet wishes his countrymen to be progressive and broad minded, where the mind is led forward by you into ever widening thought and action. दी का मतलब होता है you. So where the mind is led forward by you, जहां आप अपने दिमाग को आगे की तरफ लेके जाओ, जहां आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, ब्रॉड माइंडेड हो रहे हो, नैरो माइंडेड नहीं हो रहे हो. He wants that we should be open minded and do something unusual or extraordinary, overcoming the narrowness of mind. जैसे पहले होता था कि हमारे यहाँ जो औरतें होती थी वो सिर्फ उनके लिए क्या रहता था, that they have to stay, या जो जो मेन हैं उनके लिए सिर्फ कुछ ही चीजें, you can be an engineer or doctor, or but you cannot get into cooking, or you cannot get into fashion designing, you cannot get into dancing or music. Why? क्योंकि ये शायद लड़कों का तो है ही नहीं, ये लड़कों का प्रोफेशन नहीं हो सकता. लेकिन ये नैरो माइंडेडनेस से हम आगे आ चुके हैं और हमने अपने माइंड को ब्रॉडन किया है, और उसकी वजह से आज हम हर चीज़ को एक लॉजिकल रैशनल थिंकिंग के कारण एक्सेप्ट कर पा रहे हैं. तो यहाँ वो यही कह रहा है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय यू इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. मतलब जहाँ आप प्रोग्रेसिव मोड में सोचते हो. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. And in the final line of the poem, the poet addresses the God as father. यहाँ पे ये जो father है वो उन्होंने God को address किया है. यहाँ इसका father का मतलब है God. In that heaven of freedom. और वो कह रहे हैं अगर ऐसी एक दुनिया होगी, ऐसी freedom वाली एक heaven, ये तो स्वर्ग सा हो गया. Let my country awake. तो वो चाहते हैं, he asks him to awaken his country into such a heaven of freedom where the above conditions meet. तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे हैं, जहाँ पे लोगों को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, जहाँ पे वो नैरो माइंडेडनेस के कारण दबे हुए नहीं हैं, सुपरस्टिशंस को फॉलो नहीं करते, लॉजिकल रीजनिंग के साथ चलते हैं, एक ऐसा देश जहाँ पे देयर माइंड इज विदाउट फेयर एंड देयर हेड इज हेल्ड हाई, ऐसा एक देश पे मुझे जगाओ. लेट मी अवेकन इनटू अ ब्यूटिफुल नेशन लाइक दिस. दैट वाज अ पोम. आई होप यू अंडरस्टूड इट. To make it clear, the poet prays to the Almighty. तो basically अब क्या है, poet क्या pray कर रहा है Almighty से? To raise or lift his country in such heights. Awake मतलब आगे की तरफ बढ़ाना. तो वो अपनी चाहते हैं वो कंट्री को इतना ऊपर तक लेके जाए जहाँ पे freedom would be realized at its best. जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेवन क्या होता है, जहाँ हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, वो क्या होता है? Where we are free to do anything. That is heaven. तो अगर आप धरती पे ही फ्री हो to do anything and everything and that is right for you, for the society, तो वो heaven की तरह हुआ ना. In turn, he is actually praying God awaken his countrymen so that they come out from the darkness of ignorance, prejudices, disunity and all other evils. Basically वो चाह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे जो देश के लोग हैं उनको इस अंधेरा, किस चीज़ का अंधेरा? इग्नोरेंस का अंधेरा, प्रेजुडिस का अंधेरा, डिसयूनिटी के अंधेरा, इन सारे अंधेरे से निकाल दो और एक फ्री हेवन, एक फ्री वर्ल्ड जहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, जहाँ पे कोई जो है इग्नोरेंस नहीं है, प्रेजुडिस नहीं है, ऐसी जगह पे उठाओ, ऐसी जगह पे ले चलो. सो दिस इज व्हाट ही सीज, like this is what he wants his nation to be after independence. Is our nation really independent? Like we have achieved freedom years back, but are we really free? Do you feel that? Please share your thoughts with me on this. That's it. We are done with the explanation of this poem. लेकिन you have to tell me, what do you feel? Are you literally free? Do you feel the freedom जो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पोम में बताया है कि ये इनका जो परसेप्शन था फ्रीडम को लेके, क्या आपको लगता है हम फ्री हैं? सो इफ यू थिंक और if you are against it or for it, you have to write in the comment box. In our next video, we are going to see the summary of this this poem, poetic devices, form and structure, tone of this poem, and then we'll do the question answers. Clear?
Thank you so much for being with me. You can find all these videos on our website, which is magnetbrains.com. All you have to do is you have to click on the class, select the class, then you will have all the top subjects here. You will select the subject, then you will have the topics, select the topic, and the video will start. That's it. Thank you so much. Do not forget to like, subscribe, and share if you understood the explanation well. Thank you. Bye-bye.